प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने देखा था तशद्दुद आमेज़ तहरीक के बारे में, गुजरात में इनकलाबी तहरीक, गैर मुल्कों में इनकलाबी सरगर्मियाँ। उसके बाद हम देखेंगे मॉर्ले मिंटो इस्लाहात। मॉर्ले मिंटो इस्लाहात क्या है? तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाई थी और हिंदू और मुसलमानों के बीच में फ़िरका वाराना बीज बोने की कोशिश की थी। नतीजे में 1906 में मुस्लिम लीग कायम की गई। फिर आगा ख़ान की क़यादत में मुसलमानों की नुमाइंदा अंजुमन का एक विफ़द वाइसराय मिंटो से मिला, यानी ये जो मुस्लिम लीग थी वो वाइसराय मिंटो से मिली। उस वक्त भारत के वज़ीर मॉर्ले थे। इस तरह मॉर्ले और मिंटो के दरमियान जो इस्लाहात हुई, उन इस्लाहात को मॉर्ले मिंटो इस्लाहात कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे गांधी जी की आमद हिंदुस्तान में। तो गांधी जी 1915 में भारत में आए अफ्रीका से लौटकर। उनके सियासी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और उनके रूहानी गुरु श्री राजचंद्र थे। तो उनके जो रूहानी गुरु थे श्री राजचंद्र, उनके कहने पर गांधी जी ने हिंदुस्तान के इलाकों का दौरा किया, हिंदुस्तान की समाजी ज़िंदगी का मुशाहिदा करने की कोशिश की, हिंदुस्तान की गरीबी को देखा, अंग्रेज़ों के भारतीयों पर जुल्म सितम को देखा और उनके ज़रिए भारत का इस्तेहसाल देखकर उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने का मंसूबा बनाया। उसके बाद देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो इनकलाबियों पर जुल्म करने के मकसद से इंग्लैंड के कानूनी अदारे में वज़ीर रॉलेट की सदारत में ईस्वी सन 1919 में एक कानून बनाया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ये कानून इनकलाबियों पर जुल्म करने के मकसद से बनाया गया था। ये कानून शख्सी आज़ादी को और इजहार बयान की आज़ादी को छीन लेता था, यानी बोलने की आज़ादी को छीन लेता था। इसलिए ये कानून काले कानून के नाम से मशहूर हुआ। इस कानून की बिना पर किसी भी शख्स पर शक की बिना पर उसे गिरफ़्तार किया जा सकता था और मुकदमा चलाए बगैर कई दिनों तक उसे कैद में रखा जा सकता था। इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहा है। इस कानून की वजह से अंग्रेज़ सरकार को इनकलाबियों पर जुल्म सितम करने का ज़्यादा इख्तियार हासिल हो गया। इसलिए रहनुमाओं ने जगह जगह इसकी मुखालिफत की। इसकी मुखालिफत में जुलूस निकाले, उजलास निकाले, हड़तालें की। नतीजे में गांधी जी ने भी इसकी मुखालिफत की तो दिल्ली में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार किया। नतीजे में लोगों ने और ज़ोर से तहरीक शुरू की, लेकिन सरकार ने अपने जुल्म सितम जारी रखे। उसके बाद हम देखेंगे जलियांवाला बाग का कत्ले आम। तो रॉलेट एक्ट की मुखालिफत में पंजाब में अमृतसर के रहनुमा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ़्तार किया गया। उसके ख़िलाफ़ बैसाखी त्यौहार के रोज़ पंजाब में अमृतसर में वाक़े जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के रोज़ एक उजलास रखा गया। लेकिन इस उजलास की खबर मिलते ही जनरल डायर लश्कर के सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच गया और उसने किसी भी किस्म की वार्निंग दिए बगैर मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई। बाग की चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, दरमियान में एक अंधा कुआं और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इसलिए बेशुमार लोग गोलियों का शिकार हो गए। अंग्रेज़ अहवाल के मुताबिक, यानी अंग्रेज़ सरकार के अहवाल के मुताबिक 379 लोग मारे गए और 1200 ज़ख्मी हुए, जबकि कांग्रेस की कमेटी के मुताबिक 1000 लोग मारे गए थे।
इस वाक़ये के बाद इस वाक़ये की जांच करने के लिए हंटर कमीशन भेजा गया। हंटर कमीशन ने भी जनरल डायर की तरफदारी की और उसे अनजाने में होने वाली भूल बताकर उसे माफ़ कर दिया गया। दूसरी तरफ जब वो इंग्लैंड वापस गया तो उसे 2000 पाउंड और तलवार देकर उसकी इज्जत अफजाई भी की गई। इस बात से भारत के लोगों को सख्त सदमा पहुंचा और इस गैर इंसानी कत्ले आम से गांधी जी का अंग्रेज़ों पर से मुकम्मल तौर से भरोसा उठ गया। इस वाक़ये ने कौमी इत्तेहाद कायम करने में अहम रोल अदा किया। उसके बाद हम देखेंगे तहरीक खिलाफत। तो पहली आलमी जंग के दौरान तुर्की जर्मनी के ग्रुप में शामिल हुआ था, लेकिन जर्मनी पहली आलमी जंग में हार गया, तो यानी तुर्की भी उसके साथ हार गया था। उसके बाद इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ और तुर्की के साथ, यानी जितने भी जर्मनी के साथ शामिल थे, जितने भी मुल्क शामिल थे, उनके साथ मुआहदा किया। उस मुआहदे की जो शर्तें थी वो काफ़ी सख्त थी और नाइंसाफ़ी वाली थी। तुर्की के जो बादशाह थे, उस वक्त के जो सुल्तान थे, वो इस्लाम मज़हब के खलीफा थे और इंग्लैंड ने जो बहुत ही सख्त शर्तें आयद की थी, उसकी मुखालिफत करने के लिए भारत में भी मुसलमानों ने तहरीक शुरू की, जिसे खिलाफत तहरीक के नाम से याद किया जाता है। तो इस तहरीक में अली बिरादरान, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली इस तहरीक के रहनुमा थे। इसके अलावा कांग्रेस भी इस तहरीक में शामिल हुई थी और इस तहरीक का फैलाव किया था। उसके बाद हम देखेंगे तहरीक अदम ताउन। गुजराती में कहेंगे इसे असहकार आंदोलन। ताउन यानी मदद करना और अदम यानी नहीं, यानी अदम ताउन यानी मदद नहीं करना। तो तहरीक अदम ताउन के बारे में देखेंगे कि गांधी जी ने 1920 में इस तहरीक को शुरू किया। गांधी जी का कहना था कि हम अंग्रेज़ों को ताउन कर रहे हैं, यानी मदद कर रहे हैं, इसलिए वो हम पर हुकूमत कर रहे हैं। अगर हम उनको ताउन नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो वो हम पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने तहरीक अदम ताउन शुरू किया। अब इस तहरीक के दो पहलू हैं, एक मज़बूत पहलू, दूसरा है मनफी पहलू। तो इसके मज़बूत पहलू में देखेंगे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत बनाना, स्वदेशी माल को अपनाना, यानी भारत की ही चीज़ों को ख़रीदना, घर घर चरखे चलाना, स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपया जमा करना, छूत छात की रोकथाम करना, नशा आवर चीज़ों पर पाबंदी लगाना, कौमी तालीम अपनाना, ये तमाम सरगर्मियाँ शामिल थीं। जबकि मनफी पहलू में सरकारी नौकरियों से इस्तीफ़ा देना, सरकारी स्कूल और कॉलेज का बाइकाट करना, सरकारी अदालतों का बाइकाट करना, गैर मुल्की अशिया या गैर मुल्की कपड़े का बाइकाट करना, यानी उसको नहीं ख़रीदना, सरकार के ज़रिए दिए गए इल्क़ाब खिताब को ठुकरा देना, उसका भी बाइकाट करना। तो ये कई सारे प्रोग्राम मनफी पहलू में शामिल थे। अब इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।